नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक आभार अभिनंदन, स्वागत है, प्रणाम, आभार अभिनंदन। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए हमारे इस प्यारे से हुंकार बैच में। फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे होंगे। अगर आप नहीं लेकर के बैठे हैं तो अभी लेकर के बैठ जाइए कॉपी पेन, क्योंकि जब चीजें शुरुआत होती हैं तो चीजों को अच्छा से बनाने के लिए, चीजों को अच्छा से करने के लिए, साथ साथ लिखने के लिए, साथ साथ समझने के लिए आपको कॉपी पेन साथ में रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन साथ में रखिए ताकि हम लोग नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ और पढ़ते भी चले साथ साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आप सभी उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन निकाल लिए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, कैसे हो नीतीश, कैसे हो पलक, सभी लोग कैसे हो बाबू? बढ़िया? बढ़िया। खाना पीना खा रहे हो? भूख भूख प्यास अभी मिटी नहीं है? बहुत जल्दी मिट जाएगी, एग्जाम परीक्षा आने वाली है, ठीक है। आ जाएगी परीक्षा बहुत जल्दी से। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अच्छे से तैयार कर लो, मासिक परीक्षा में फिर से खेल खेल हो जाएगा फिर नहीं तो, ठीक है। तो चैप्टर 3 चैप्टर 4 अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि मासिक परीक्षा आ गई ना, फिर घबराओगे लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे फिर जो है, फिर होगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तैयारी करते रहा करो ना महीना भर का, जब छुट्टी मिलता है तो। बात समझ में आ रहा है ना मेरी? बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? लास्ट टाइम पे जब मासिक परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाता है 3-4 दिन पहले, तो फिर पढ़ने बैठते हो कि हाँ सर मेरी मासिक परीक्षा आने वाली है। जब जानते हैं हम कि मेरी 20-25 तारीख से मासिक परीक्षा चालू हो जाएगी, जानते हो ना 20-25 तारीख से मासिक परीक्षा चालू हो जाती है हर महीने। तो फिर आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि पहले से ही पढ़ते रहना है। कौन कौन से चैप्टर आने हैं ये भी पता है, चैप्टर 3 चैप्टर 4 दो चैप्टर आने हैं। जब 2 चैप्टर आने हैं तो 2 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, ताकि कोई भी चीज़ इसमें छूटने ना पाए। 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने हैं, 2 चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, 2 चैप्टर का डेरिवेशन अच्छे से तैयार करना है। दो दो चैप्टर तैयार करते रहोगे तो लास्ट टाइम तक तुम्हें कुछ बोझ पड़ेगा क्या? कुछ बोझ पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो आगे बढ़ना है ना हमें। 2-2 चैप्टर करके तैयार कर डालो, ठीक है। और अगर कहीं कुछ समझ में ना आए, पढ़ रिवीजन करते समय मान लो कि कुछ चीज़ें भूल गए और रिवीजन करते समय समझ नहीं आ रहा, वीडियो सेक्शन पे जाओ, रिवाइज कर डालो, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो पढ़िए, सब देख डालो। 2 चैप्टर का तैयारी करनी है आपको अच्छे से। चलिए बढ़िया। तो कॉपी पेन निकाल लिए होगे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको हैंड नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हैंड नोट्स घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सारे विषय के। अब बारी है हमारी फिजिक्स की क्लास की। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पढ़ेंगे, क्या होता है ये? वास्तव में ये अंग्रेजी शब्द है, एनालॉग, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। अब एनसीईआरटी वालों ने इसे हिंदी में किया ही नहीं। बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को एनसीईआरटी ने क्या किया ना, आपको पहले तो मैं एनसीईआरटी की थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। एनसीईआरटी ऐसा क्यों करती है कि इंग्लिश के शब्दों को इंग्लिश में ही रख देती है, हिंदी में कन्वर्ट नहीं करती? कैसे है, क्यों ऐसा करती है? वास्तव में जब एनसीईआरटी की कमेटी बनी थी, एनसीईआरटी की जब कमेटी बनी थी ना, जिसमें बहुत सारे अधिकारी थे। एनसीईआरटी की कमेटी में कौन अधिकारी रहते हैं पता है? जितने भी आईएएस आईपीएस उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं ना, वो सारे एनसीईआरटी की कमेटी में रहते हैं, ये सारे अधिकारी। और वास्तव में ये सारे अधिकारी या उच्च शिक्षा अधिकारी, ये सब कौन होते हैं? ये सब साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले होते हैं, साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले थे। जब साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले थे तो इन्होंने जो किताबें लिखी ना, वो किताबें किस में लिखी? इंग्लिश मीडियम में लिखी। किस में लिखी? इंग्लिश मीडियम में लिखी। तो एनसीईआरटी की पहले किताबें इंग्लिश मीडियम में लिखी गई और फिर उसके बाद उनका ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, बाद में उसका ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। तो आप एक चीज़ बताओ, जब आप किसी चीज़ का ट्रांसलेट करोगे, जब आप किसी चीज़ का ट्रांसलेट करोगे तो उसमें से कई सारे शब्द ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिए जाएंगे, कई सारे शब्द होंगे जिनका अर्थ नहीं पता था उनको, तो कैसे निकालते उसका अर्थ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे शब्द को इंग्लिश में ही चेप दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग समझाऊंगा आज क्या होता है, परेशान नहीं होना। तो समझाऊंगा क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, ठीक है। सर जी फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास कौन सा फिजिक्स क्लास? 2 दिन? क्या कह रहे हो जी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एग्ज़ाम में 1-2 दिन? बकरा ईद की छुट्टी चाहिए ये तो समझ में आया, बाकी और कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या लिख रहे हो? सर जी मंथली एग्जाम में 1 से 4 चैप्टर आएगा? नहीं, 1 से 4 चैप्टर क्यों आएगा जी? 1 से 4 चैप्टर क्यों आएगा? हर हफ्ते जो है 2-2 चैप्टर आए, मतलब हर महीने 2-2 चैप्टर आएंगे। ये मत सोचिएगा कि 1 से 4 चैप्टर आएगा।
लेकिन आप तैयार कर रहे हो, तैयार कर लो 1 से 4 चैप्टर, ठीक है, अच्छी बात है। 2 चैप्टर शुरू वाले भी रिवीजन करके जाना, ठीक है। 1 से 4 चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर लो, बात समझ में आ रहा है। 3-4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, 3rd और 4th चैप्टर को, बाकी जो है आप क्या कहते हैं 1 और 2 जो अच्छे से पढ़ लो, 1 और 2 को भी पढ़ के जाना। कहीं नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन तो पूछा करो, ठीक है, एकदम हाँ क्या कहते हैं वो कर दिया करो, सर मेरा डाउट बताइए, मेरा डाउट बताइए, बस, ठीक है। आपके लिए ही तो है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, प्यारे साथियों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग को समझेंगे, साथ ही साथ आज हम लोग एक और चीज समझेंगे, वो चीज है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या करेंगे, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद एनालॉग को समझेंगे। एनालॉग जो टॉपिक है ये प्यारे बच्चों मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है। कितने मिनट का टॉपिक है, मात्र 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। इसलिए पहले तो हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एनालॉग लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एनालॉग जो है कुछ नहीं है, एनालॉग एक कंपैरिजन है। एनालॉग क्या है, एक तुलना है। जब हम एनालॉग पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है तुलना, ये तुलना है एक प्रकार का। तुलना किसके किसके बीच है, तुलना है विद्युत के बीच में और चुंबक के बीच में। किसके किसके बीच में, विद्युत के बीच में और चुंबक के बीच में तुलना। मतलब विद्युत के फॉर्मूले जो जो आपने निकाले थे ना, विद्युत के फॉर्मूले जो जो निकाले थे, आवेशों के जो जो फॉर्मूले निकाले थे, और चुंबक के इतने सारे आपने फॉर्मूले अभी तक निकाल लिए हैं, उन सारे फॉर्मूलों की आपस में तुलना है। उन सारे फॉर्मूलों की आपस में क्या है, तुलना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में इसे देखेंगे तुलना। फिलहाल अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद हम लोग तुलना भी देख लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। सारे बच्चे कॉपी में हेडिंग डालेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डालिए, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, हेडिंग डालिए। सर एक जेई मेंस का वीडियो लाइए ना, जेई मेंस का वीडियो लाएं डिटेल में बताते हुए जेई मेंस के बारे में, एक बच्चा लिख रहा है। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे जेई मेंस मेरा सेगमेंट नहीं है, जेई मेंस के टीचर अलग है, ठीक है, उनसे मैं बोल दूंगा, वो ला देंगे आपके लिए वीडियो, ठीक है। विद्याकुल में मैं सिर्फ 12th लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। हो सकता है आगे मुझे जिम्मेदारियाँ और दी जाए, हो सकता है कल को मैं नीट पढ़ाऊँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं 12th तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ नीट के, हाँ नीट हो सकता है कि कल को मैं पढ़ाऊँ, हो सकता है, संभावनाएं हैं, बिल्कुल मैं मना नहीं करता, बट अभी फिलहाल मैं 12th तक ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो होगा फ्यूचर में कभी तो नीट उट पढ़ाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। हो सकता है तुम लोग को अगले साल नीट में ही पढ़ा रहा हूँ, ये भी संभव है, सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। ऐसी संभावनाओं से मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा, हाँ हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल हेडिंग डालिए कॉपी में, कॉपी में हेडिंग डालिए जल्दी जल्दी, फिर हम लोग बात करेंगे बाद में, बाकी सारी बात करेंगे, पहले हेडिंग डालो। 9 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, ठीक है, अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। हेडिंग डालो जल्दी से, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाओ। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। बातचीत वाली क्लास कल रहेगी, कल हम लोग बातचीत किया जाएगा ढेर सारा, ठीक है। बस कल सिर्फ बातचीत किया जाएगा, आज पढ़ाई कर लो, ठीक है। कल मैं टॉपिक छोटा रखूंगा, खूब सारी बात किया जाएगा, ठीक है। आज तो पढ़ाई कर लो कम से कम। कल इसलिए भी बातचीत करेंगे क्योंकि जानते हो कल है बैच लॉन्च, हाँ। कल मेरा ढेर सारा बर्थडे भी है, मैं सोच रहा हूँ कि ढेर सारे बर्थडे के दिन आप सबसे खूब सारी बात किया जाए, क्या कहते हो। चलो इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। पहले तो डायग्राम कल वाला जैसे डायग्राम था वैसे ही एक डायग्राम बनाना है, जैसे कल वाला एक डायग्राम था, आपने कल वाला डायग्राम देखा होगा, वैसे ही डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। एक और लाइन खींच लें बस।
चलिए, तो इस तरीके से हमने एक सारी लाइन खींच ली। ये क्या दिखा रही है लाइंस? ये एक लाइन क्या दिखा रही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। ये लाइंस दिखा रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है। जब यहाँ पे समांतर रेखाएं होती है ना, इस तरीके से बल रेखाएं, समांतर बल रेखाएं होती हैं, तो हम इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करेंगे, इस तरीके से बी से लिख देंगे। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी। अब यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक द्विध्रुव स्थित है। द्विध्रुव समझते हैं ना? चुंबकीय द्विध्रुव मैंने कल बताया था ना क्या होता है, मतलब एक चुंबक। चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्या? एक चुंबक स्थित है। चलिए, एक चुंबक हम ऐसे रख देते हैं, एक चुंबक को हम ऐसे रख देते हैं, और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में इसको घुमा के रख देंगे। ऐसे किसी एंगल पर चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमा के हम इसको रख दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें कलर क्या भरा जा सकता है, पहले देख लूँ क्या इसमें कलर भर दें। कलर भर देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ऐसे कलर भर देते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, अब सही लग रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में मैंने क्या रख दिया भैया, एक चुंबक को ले जाके पटक दिया है। अब इस चुंबक के साथ दिक्कत क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। ये चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित कोण पर रखा गया है। कितने क्या रखा गया है? एक निश्चित कोण पर रखा गया है चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ये बिल्कुल ऐसे जो है एक एंगल पर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा होता, सीधा रखा होता चुंबकीय क्षेत्र में, तो हम कहते भाई चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री कोण पर रखा है। लेकिन ये तो चुंबकीय क्षेत्र पर किसी एंगल पर रखा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र पर कितने एंगल पर रखा हुआ है। हम इसे कह देंगे भाई तुम थीटा एंगल पर रखे हो क्या। इससे जरा पूछो कितने एंगल पर हो, तो ये बोलता है थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर रखा है? थीटा एंगल पर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव, लिखिए माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कितना है इसका बताइए। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है इसका? कैपिटल एम है, कैपिटल एम है। ठीक है, कॉमा, ठीक है, कॉमा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ है? कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर, थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, रखा है, रखा है, रखा है, खड़ी पाई। ठीक है, खड़ी पाई। यदि तब तब चुंबक पर कार्य करने वाला, तब चुंबक पर या चुंबकीय द्विध्रुव क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव बोल रहे हैं ना हम इसे, चुंबक ना बोल के इसे क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोल रहे हैं। वास्तव में चुंबक को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है, क्योंकि चुंबक में क्या होता है, दो दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे साउथ पोल बना लेते हैं और यहाँ पे क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ बना लेते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, इस तरीके से हम इसे चुंबक को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा बताइए? बल आघूर्ण कितना हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव पर? चुंबक घूमने का प्रयास करेगा, जैसे ही आप चुंबक को ले जाके रख दोगे चुंबकीय द्विध्रुव में, इस पर एक बल लगेगा, एक बल लगेगा। ये बल क्या करने की कोशिश करेगा? चुंबक को घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे चुंबक घूमने का प्रयास करेगा चुंबकीय क्षेत्र में। तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये बताया था ना आप सभी को, कल बताया था ना इतना। बताइए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी। कॉपी कॉपी में नोट हो रहा है कि नहीं? नोट हो रहा है कॉपी में? नोट हो रहा है कॉपी में? जल्दी जल्दी बताओ क्या लिख रहा है, कौन बच्चा है ये, क्या लिख रहा है? रिवीजन चल, रिवीजन चल रहा है, क्या लिखा? क्या कौन है? कोई नहीं, चलो पढ़ते रहो फटाफट, जल्दी से इसका लिखो। हो गया हो गया हो गया हो गया, सबका हो गया? जल्दी एक बार बताओ, सबका हो गया? सबका हो गया?
सबका हो गया? तो सबका हो गया भाई। चलो यहाँ पे चलो फिर अब देखते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो हमें ये पता है कि भैया इस पर जो बाह्य बल लगेगा ना, इस चुंबक पर जो बाह्य बल लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो ये घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है, उस पर जो बाह्य बल लगेगा वो बलागुण कितना होगा, वो बल जो इसे घुमाने का प्रयास करेगा वो बल कितना होगा, एम बी साइन थीटा का बल होगा। ठीक है सर, समझ गए। इस बल के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं इसे थीटा कोण घुमाऊं चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि अगर मैं इसे छोटा सा कोण घुमाने का प्रयास करूं, अभी मान लो 30 डिग्री पर रखा हुआ है, अभी मान लो ये कितने एंगल पर रखा हुआ है, चलो इस तरीके से मैं मान लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लो ये चुंबक है, मान लो ये चुंबक है मेरे हाथ में है, इस तरीके से ऐसे ये रखा हुआ है। अब मैं इसे डी थीटा छोटा सा कोण घुमाऊं, थोड़ा सा कोण घुमाऊं, मतलब ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऐसे रखा हुआ है, मैं इसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे और घुमा दूं। बात समझ में आ रहा है मेरा? ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, इस दिशा में ऐसे रखा है क्षेत्र में, मैं इसको थोड़ा सा बाह्य बल लगा करके, थोड़ा सा बल लगा के इसको ऐसे घुमाऊं, थोड़ा सा घुमाऊं। थोड़ा सा कितना सर, थोड़ा सा कितना घुमाएंगे सर? थोड़ा सा मतलब कि मान लो अभी ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है, मान लो अभी ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है, हम इसको 2 डिग्री या 1 डिग्री घुमाए, थोड़ा सा 2 डिग्री या 1 डिग्री मतलब 32 डिग्री कर दें या 31 डिग्री कर दें, थोड़ा सा एंगल घुमाएं, छोटा सा एंगल, छोटा सा एंगल को हम कहते हैं डी थीटा, छोटे से कोण को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डी थीटा कहते हैं। तो छोटे से कोण को घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा हमें, हमें कितना काम करना पड़ेगा? आप कहोगे सर हम क्यों करेंगे काम, हम क्यों करेंगे काम भाई साहब? आप खुद सोचो क्यों करोगे काम भाई, खुद सोचना जरा। चुंबक किधर तरफ घूमना चाहता है, चुंबक किधर तरफ घूमना चाहता है? जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे चुंबकवा इसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? चुंबकवा इसे घूमने का प्रयास करेगा, घूमने का प्रयास करेगा ना जी। इधर तरफ कौन बैठा है, इधर तरफ नॉर्थ पोल है ना, इधर तरफ तो नॉर्थ पोल है ना, साउथ पोल वाइज इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा नौ इधर तरफ बाहर चुंबक का क्या है, साउथ पोल है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सीधा होने का इसे प्रयास करेगा, मतलब ऐसे है ना जी, ऐसे होने का प्रयास करेगा। समझ में आया बात? ऐसे रखा है, ये नॉर्थ पोलवा इसको खींचेगा, साउथ पोल को इसको ऐसे अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऐसे होने का प्रयास करेगा, ऐसे ऐसे सीधा होने का प्रयास करेगा। आप कहोगे सर ये सीधा होने का प्रयास तो करेगा, ऐसे जाके ऐसे जाके, अगर मैं इसके विपरीत दिशा में बल लगाऊं, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर ये तो अपने आप कोशिश कर रहा है ना, बलागुण इस पर लग रहा है कि इधर हो जाएगा अपने आप, इस पर बलागुण लग रहा है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, जो इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको जो है इसके बलागुण के विपरीत दिशा में बल लगा करके इसको छोटा सा कोण घुमाना चाहता हूं, बलागुण के विपरीत दिशा में मैं बल लगा करके थोड़ा सा कोण घुमाना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। आप खुद बताओ, ये इंसान इधर आना चाहता है और मैं इसको इधर कर रहा हूं, क्या मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत किए थोड़ी ना हो जाएगा वो। हाँ, ये चाहता है कि इस पर टाउ बराबर एम बी साइन थीटा लग रहा है, जिसके कारण ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको उधर घुमाऊं, उल्टा दिशा में, उल्टा दिशा में छोटा सा कोण, थोड़ा सा कोण घुमाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितना कोण घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कोण घुमाने में जो काम करना पड़ता है वो भी थोड़ा ही करना पड़ता है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो कार्य को किससे डिनोट करते हैं बताइए? कार्य को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो अगर आपने थोड़ा सा कोण घुमाया है तो आपका कार्य भी बहुत थोड़ा होगा, यानी डी डब्ल्यू कार्य होगा। डी डब्ल्यू यानी क्या? सूक्ष्म कार्य, थोड़ा सा कार्य, सूक्ष्म सूक्ष्म कार्य होता है। थोड़ा सा कोण घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा? सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। इतना बात समझ में आ गया? इस पर जो है एम बी साइन थीटा बलागुण नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो इसको घुमा के सीधा करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर विपरीत दिशा में एक थोड़ा सा कोण घुमाना चाहता हूं, इस पर विपरीत दिशा में थोड़ा सा कोण घुमाना चाहता हूं, और घुमा करके मैं जानना चाहता हूं कि कितना कार्य करना पड़ा हमें, इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा वो मैं जानना चाहता हूं। बताओ बताओ, समझ गए मेरी बात की मैं क्या जानना चाहता हूं? क्या मेरी बात समझ गए मैं क्या जानना चाहता हूं? इसको विपरीत दिशा में घुमा करके छोटा सा कोण घुमाना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा क्लियर है, सब कुछ क्लियर है।
अब इसे लिखिए यहाँ पे, इसे चुंबकीय क्षेत्र में, इसे चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण के विपरीत, बल आघूर्ण के विपरीत, बल आघूर्ण किधर काम कर रहा है, बल आघूर्ण इधर काम कर रहा है, जो इसको घुमाने का कोशिश कर रहा है, मैं उसके विपरीत घुमाना चाहता हूं इसको। बल आघूर्ण के विपरीत डी थीटा कोण घुमाने में, कितना कोण घुमाने में, विपरीत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। आप कहोगे सर कि ये बताइए कितना बल लगाएंगे भाई साहब, कितना बल लगाएंगे उधर तरफ घुमाने के लिए, कितना लगाएंगे? आप खुद सोचिए जरा, दिमाग लगाइएगा कि कोई इंसान है, इस बक्सा को, ये जमीन पर मान लीजिए बक्सा रखा है, और इधर तरफ इसके ऊपर जो बल लग रहा है ना, वो 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन इधर तरफ बल लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको इधर ले जाया जाए, तो बताइए इस दिशा में कितना बल लगाना पड़ेगा? कम से कम कितना बल लगाएं कि ये बक्सा कम से कम रुका तो रहे? तो आप कहोगे सर अगर इस दिशा में 5 न्यूटन लग रहा है तो कम से कम इसमें 5 न्यूटन लगाइए, और अगर 5 न्यूटन इधर भी लगा देंगे तो फिर ये बक्सा यहीं रुका रह जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो कम से कम इस पर 5 न्यूटन का बल तो लगना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इस पर हम 4 न्यूटन का बल लगाएं इस दिशा में, और सोच लें कि बक्सा रुक जाए, तो क्या बक्सा रुकेगा उधर जाने से? उधर वाला तो बड़ा है ना 5 न्यूटन, वो तो खींचे ले जाएगा बक्सा को। फिर अगर आप इस दिशा में इसको खींचना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 न्यूटन का बल तो लगाना ही पड़ेगा ना इस दिशा में, ठीक है? तब भी ये बक्सा इधर नहीं जाएगा लेकिन एक टेंडेंसी तो हो जाएगी कि रुक जाएगा, तो मिनिमम तो 5 न्यूटन का बल तो लगाना ही पड़ेगा ना विपरीत दिशा में। इससे ज्यादा ही लगाओगे, 6 न्यूटन 7 न्यूटन, तो जाके बक्सा जो है इधर तरफ आ पाएगा, ज्यादा ही लगाओगे, लेकिन मिनिमम तो इतना लगाना पड़ेगा ना इधर ले जाने के लिए इसे। आप खुद सोचो ना राधिका। अरे बैक कर दे रहे हैं महाराज प्रभु, पहले सुन समझ तो लिया करो चीजवा का, फ्लो ना तोड़ा करो बीच में आके बैक कर देंगे, जगह बाकी है उसमें लिखना भी है अभी, पहले समझ लो चीजों को, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अब इतना बताइए, जो बाह्य ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र ने इस चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगाया जी? mb sin थीटा लगाया। किस दिशा में लगाया? इस दिशा में लगाया। तो मुझे इधर तरफ घुमाने के लिए इसको कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा? मिनिमम इधर तरफ घुमाने के लिए कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा? आप कहोगे सर इतने लगाइए mb sin थीटा, मिनिमम तो जाके इधर घूमेगा, इधर घूमने का इसका टेंडेंसी हो जाएगा कम से कम। आपने इधर बताया ना कि मिनिमम इस पर इधर तरफ कितना बल है, मैक्सिमम तो आप इधर जितना बल लगा सके घुमाने के लिए, इधर खींचने के लिए, लेकिन मिनिमम तो इस पे 5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा ना जी। अगर 5 न्यूटन उधर तरफ लग रहा है तो 5 न्यूटन इधर लगाना पड़ेगा विपरीत दिशा में, तभी आप मिनिमम इसको रोक पाएंगे कम से कम, नहीं तो ये फिर घूमे नहीं पाएगा ना। तो इस पर हम मिनिमम कंडीशन देख लेते हैं कि इधर तरफ अगर mb sin थीटा लग रहा है तो मुझे इधर तरफ अगर घुमाना है ना, तो मुझे कितना मिनिमम बल लगाना पड़ेगा? मुझे भी इतना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा? mb sin थीटा जितना बल आघूर्ण मुझे भी लगाना पड़ेगा, mb sin थीटा जितना बल आघूर्ण मुझे भी विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, इतना ही बल आघूर्ण मुझे भी विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा, आप खुद बताओ, जो कार्य होगा, तो चूंकि आपने छोटा सा कोण घुमाया है तो छोटा सा कोण डी थीटा इंटू में टाउ बराबर डी डब्ल्यू, ये कार्य होता है। कार्य का ये छोटा सा फॉर्मूला है। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आया कहां से? बहुत आसान है, जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन ना, कार्य बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब कोई चीज गोल गोल घूमने लग जाए तो यहाँ पे फिर बल नहीं रखते हैं, हम रखते हैं बल आघूर्ण।
तो कार्य जो डी डब्ल्यू था, छोटा सा कार्य था, घुमाने में जो छोटा सा कार्य करना पड़ा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसको थोड़ा सा कोण घुमाने में जो थोड़ा सा काम करना पड़ा, थोड़ा सा कोण घुमाने में जो थोड़ा सा काम करना पड़ा, डी डब्ल्यू, वो क्या है, टाउ। टाउ क्या है, बल। बल नहीं, क्या रखा है, बल आघूर्ण। विस्थापन, इसका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना किया आपने, अभी थीटा पर है, कितना विस्थापन करना चाहते हो, डी थीटा, थोड़ा सा कोण घुमाना है। कितना कोण घुमाना है, डी थीटा। चाहो तो एक और चित्र ऐसे बना सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो, एक और चित्र ऐसे बना सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूं, देखो कैसे बता इसी लंबाई का पहले एक और ब्लॉक खींच ले। 1 मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ बस, मात्र 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी भी छोटा पड़ रहा है, रुके रहो, थोड़ा सा और लंबा। अब सही है, हाँ अब सही है। डिंग डिंग, रुके रहो थोड़ा, शोर नहीं मचाएगा कोई, बच्चा शांति से बैठा रहे, ठीक है। चलो अब इसको ना मैं क्या करता हूँ, डी थीटा एंगल घुमा लेता हूँ। मैं देखो इतना कोण ऐसे घुमा लिया, ठीक है, यही है, पर थोड़ा थोड़ा सा कोण क्या हो गया, घूम गया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ यही चीज़ है। बस थोड़ा सा कोण ये क्या कर गया है, घूम गया है, थोड़ा सा कोण ये क्या कर गया है, घूम गया है, कुछ है नहीं। बस ठीक है, तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा कोण मैंने क्या कर दिया, इसे घुमा दिया है भैया, ठीक है, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा कोण क्या कर दिया है जी, घुमा दिया है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, एक लाइन यहाँ पे ऐसे पास करा दी जाए, ऐसे करके। अब समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, मैंने क्या किया है, समझ में आ रहा है सबको। मैंने थीटा कोण पे ये चुंबक पहले स्थित था, थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र के साथ पहले स्थित था ये, ठीक है। फिर मैंने इसे थोड़ा सा इस दिशा में बल लगा के इसको घुमाया है, और भी कितना घुमाया, कितना एंगल घुमाया बताओ, ये एंगल कितना है इनके बीच में, ये एंगल है डी थीटा एंगल, छोटा सा सूक्ष्म कोण है, छोटा सा सूक्ष्म कोण घुमाया है चुंबक को। एक चित्र में रहने दीजिए, एक ही चित्र में रहने दीजिए भैया, हाँ एक ही चित्र में है, दोनों दोनों को एक ही चित्र में बनाना है, ऐसे ही बनाना है जैसे बनाया है, जैसे बनाया है ना वैसे ही बनाना है। कि पहले आपको ये चुंबक की स्थिति थी, पहले थीटा कोण बनाते हुए रखा था, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा डी थीटा कोण घुमाया है, थोड़ा सा छोटा सा डी थीटा कोण घुमाया है। तो बल आघूर्ण कितना लगा, इतना तो बल आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा था, उतना ही मैं भी लगाऊंगा, विपरीत दिशा में लगाऊंगा, उतना ही बल आघूर्ण मुझे लगाना पड़ेगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। इतना छोटा सा कोण डी थीटा घुमाने में जो कार्य है, वो कार्य, छोटा सा कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, इसे कहते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं। इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क कहते हैं और इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन का गुणा कर देते हैं तो मिलता है हमें क्या, कार्य। छोटा सा कार्य अगर आपको निकालना है कि ना, कि भैया एक छोटे से कोण ऐसे घुमाने में, पहले ऐसे रखा था फिर ऐसे घुमा दिया, तो थोड़ा सा कोण डी थीटा घुमाने में कितना थोड़ा सा काम करना पड़ा, वो थोड़ा सा काम डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ये फॉर्मूला लिखिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करें आगे करना। सबका हो गया, जल्दी बताइए एक बार सभी साथी, हो गया। हमसे कोई चाय नहीं मांगेगा, हम देंगे नहीं। हो गया जी, सबका हो गया, क्या बात, बहुत सही, हो गया हो गया हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एडवांस में हैप्पी बर्थडे, आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जब भी आपका हो प्यारे बच्चों। कल हमारा एक प्यारा सा बैच लॉन्च है, आज बैच लॉन्च वैसे 12 बजे है, आज 12 बजे हम लोग का यूट्यूब पर एक बढ़िया सा शानदार सा एक बैच लॉन्च है,
ठीक है, 12 बजे कुलदीप सर की क्लास होती है ना, उस क्लास को कैंसिल करवा दिया। हमने कहा क्लास हटाओ, पहले बैच लॉन्च करेंगे खूब बढ़िया से, ठीक है। क्लास आपकी रहेगी बाद में रहेगी, लेकिन मतलब रीशेड्यूल हो गई है क्लास, बैच लॉन्च करा देंगे 12 बजे, ठीक है। तो रीलोड और रीलॉन्च बैच पहले आपका लॉन्च हो जाएगा, फिर 12 बजे वाली क्लास किसी समय करा देंगे, ठीक है। आज रीलॉन्च बैच है 12 बजे, ठीक है। चलिए, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, ये चीजें हो गई भैया कि अगर छोटा सा कोण घुमाएंगे ना डी थीटा, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा कार्य हमें ये मिल गया, ये मिल गया थोड़ा सा कार्य। अच्छा, टाउ का वैल्यू मुझे कितना बल आघूर्ण लग रहा था, लगाना पड़ा, जितना ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है ना, उतना ही मुझे विपरीत दिशा में बल आघूर्ण लगाना पड़ा इसको घुमाने के लिए। मतलब जितना इस दिशा में ये अपने आप घूमना चाह रहा है, उतना ही मुझे उल्टा दिशा में एम बी साइन थीटा लगाना पड़ा इसको छोटा सा कोण घुमाने के लिए। तो छोटा सा कोण घुमाने के लिए मुझे विपरीत दिशा में कितना बल लगाना पड़ा, एम बी साइन थीटा बल आघूर्ण लगाना पड़ा। उतना ही बल आघूर्ण विपरीत दिशा में लगाइएगा, तब जाके ये क्या होगा, घूम पाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। तो टाउ का वैल्यू कितना रखेंगे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला है हमारा, इस बल आघूर्ण के फॉर्मूला में टाउ का वैल्यू कितना रखिएगा बताइए, टाउ का वैल्यू कितना रखिएगा। तो यहाँ पे इसको मैं दो हिस्सों में बांट ले रहा हूँ पेज को। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या मिला है, टाउ इंटू में डी थीटा मिला है, यानी छोटा सा कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। मतलब देखिए विस्थापन ही तो हुआ ना, बताइए आप, विस्थापन ही तो हुआ। मतलब अभी देखिए कितने डिग्री पर था, मान लो अभी ये जिस स्थिति में रखा था, ये मान लो कि कितने डिग्री पर था, मान लेते हैं चलो 30 डिग्री पर था। अब इसको घुमा करके छोटा सा कोण घुमाया, अब ये कितने डिग्री पर हो गया भैया, अब ये हो गया मान लो कि 32 डिग्री पर हो गया। तो कितने डिग्री का विस्थापन हुआ, यहाँ पे विस्थापन कितने कोण का हुआ, विस्थापन हुआ कितने कोण का, 2 डिग्री का विस्थापन हो गया। तो ये जो 2 डिग्री का विस्थापन हुआ, इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन, यही है डी थीटा। छोटा सा कोण विस्थापन हुआ, थोड़ा सा विस्थापन हुआ, इसलिए इसे डी थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़े से विस्थापन को डी थीटा कहते हैं। और थोड़ा सा कार्य हुआ, थोड़ा सा विस्थापन करने में थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा काम करना पड़ा। कितना बल लगा, एम बी साइन थीटा, टाउ की जगह क्या रखोगे, एम बी साइन थीटा रखोगे, इनटू में क्या रखोगे, डी थीटा रखोगे, डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर। अच्छा सर, थोड़ा सा तो कार्य आ गया कि थोड़ा सा अगर विस्थापन करेंगे तो इतना काम करना पड़ेगा, सर पता चल गया। लेकिन अगर कोई कह दे आपसे कि किसी एक कोण से किसी एक कोण तक विस्थापन करिए, थोड़ा सा विस्थापन करने में तो काम पता चल गया ना, थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई कह दे कि भैया 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक घुमाइए, मतलब एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक विस्थापन करने में कितना काम करना पड़ेगा, वो कैसे पता करें। अगर 0 डिग्री पर रखा हो, 90 डिग्री तक घुमाना हो चुंबक को, कितना काम करना पड़ेगा। अगर न 0 डिग्री पर रखा है, 180 डिग्री तक घुमाना हो चुंबक को, कितना काम करना पड़ेगा। मतलब एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक घुमाने में चुंबक को कितना काम करना पड़ेगा, ये काम अब निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, बातचीत नहीं करिए जी, बातचीत करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, तो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 बराबर, θ1 से ऐसे लिखते हैं, θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में, θ1 से θ2 मतलब एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक। बाद में θ1 का वैल्यू हम 0 रख देंगे, θ2 का वैल्यू 90 रख देंगे, तो पता चल जाएगा भैया 0 से 90 तक घुमाने में कितना काम करना पड़ा। बात समझ में आया। तो मैंने कह दिया θ1 से θ2 कोण, मतलब एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक घुमाने में, एक निश्चित कोण एक फिक्स कोण से एक फिक्स कोण तक घुमाने में कितना काम करना पड़ा, वो बताओ हमें। ठीक है, तो भैया अगर ये छोटा सा कोण घुमाने में इतना काम करना पड़ा डी डब्ल्यू, थोड़ा सा कोण घुमाने में अगर डी डब्ल्यू काम करना पड़ा, तो θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा जी, कुल कार्य कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जो कुल कार्य होगा ना W, वास्तव में ही छोटा सा जो DW है छोटा सा कार्य का, इसका कर दीजिए समाकलन।
क्या कर दीजिए, इसका समाकलन, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, ऐसे इसको करते हैं समाकलन। तो हमने समाकलन किया, समाकलन मतलब क्या होता है, समधन आकलन, संपूर्ण आकलन करना। समाकलन अर्थ क्या होता है, संपूर्ण आकलन करना, मतलब आप किसी एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक घुमाने में जो कार्य करना चाहते हो ना, वो निकालना है। मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए 30 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है, 30 डिग्री कोण पर ये ऐसे झुका हुआ है, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, और इसे ऐसे ना घुमा करके फिर से ऐसे 90 डिग्री कोण पर झुकाना चाहते हो, 90 डिग्री कोण तक घुमाना चाहते हो, ऐसे ऐसे से ऐसे करना चाहते हो, 30 पर है 90 पर करना चाहते हो, तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा। तो एक निश्चित कोण, यहाँ पे θ1 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे θ1 हो जाएगा 30, यहाँ पे θ2 कितना हो जाएगा भैया, θ2 हो जाएगा 90, θ1 θ2 समझे। एक निश्चित कोण पर रखा, इसको एक निश्चित कोण पर रखने में, यहां से यहां तक घुमाने में, तो हमने क्या किया, समाकलन किया। हमने क्या किया, समाकलन किया। हमें छोटा सा डी थीटा कोण पता था, हमें छोटा सा डी थीटा कोण पता था। आप खुद सोचो जरा, मेरी बात ध्यान से सोचना, मेरी बात ध्यान से सोचना, यहाँ पे समाकलन करना क्यों करना पड़ा। आपको थोड़ा सा पता था ना, थोड़ा सा एंगल पर पता था ना, थोड़ा सा एंगल घुमाने में इतना काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल घुमाने में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा एंगल पता था तो क्या आप इतना नहीं निकाल पाइएगा कि भैया 60 डिग्री घुमाने पर फिर कितना कार्य करना पड़ेगा, 30 से 90 करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कह दे 1 रुपया का, अगर आपको पता चल जाए 1 रुपया का 2 टॉफी मिलता है अगर आपको कोई कह दे 1 रुपया का 2 टॉफी है, तो आप तो बड़े आराम से निकाल पाएंगे ना। आप कोई आपसे पूछे 100 रुपया का कितना टॉफी है, आप बड़े आराम से बता देंगे। आपसे कोई पूछे 60 रुपया का कितना टॉफी है, बड़े आराम से बता देंगे। कोई पूछे 20 रुपए का कितना टॉफी है, आप बड़े आराम से बता दीजिए, है ना, बड़े आराम से बता दीजिएगा ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि आपको एक छोटा सा कोण तो पता चल गया ना कि थोड़ा सा कोण घुमाने में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आप जितना से जितना कोण घुमाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा कि θ1 से θ2 कोण घुमाने में कितना काम करना पड़ा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे अगर आपको निकालना हो 10 रुपए का कितना टॉफी करना, 10 रुपए का या 5 रुपए का कितना टॉफी हुआ, 5 रुपए का कितना टॉफी हुआ, आप क्या करते हो, जोड़ते हो ना, 2 + 2 + 2 + 2 + 5 बार जोड़िएगा तो कितना हो गया जी, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 10 टॉफी हुआ। इसी को समाकलन कहते हैं। और समाकलन कुछ नहीं है, समाकलन मतलब होता है जोड़ना। समाकलन में से ही होता है जोड़ना। छोटा सा कोण पता हो आपको, यहाँ से यहाँ तक का कोण निकालना हो, तो आप क्या करते हो, जोड़ते हो, समाकलन करते हो, ठीक है, समाकलन करते हो। अब यहाँ पे समाकलन कर रहा है θ1 से θ2 तक, छोटे से कोण का, छोटे से कार्य का, छोटा सा कार्य हमारा कितना है, mb sin θ, mb sin θ d θ, ऐसे रखिए अंदर, ऐसे रखिए अंदर। अब यहाँ पे ना कार्य को वैसे ही रखा रहने दीजिए, W को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो mb sin θ d θ आप देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे m और b ये दोनों कांस्टेंट है, फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। आप कहोगे सर फिक्स कैसे है, भैया m तो फिक्स होगा, m बराबर होता कितना है, m बराबर होता है स्मॉल m इंटू में 2l, चुंबक की लंबाई और चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य, इन दोनों का गुणा होता है कैपिटल M। तो ये तो फिक्स रहेगा ही ना, कैपिटल M, कैपिटल M फिक्स है। कैपिटल M अगर फिक्स है मेरे पास, आप खुद सोचो, कैपिटल M अगर मेरे पास फिक्स है चुंबकीय क्षेत्र भी फिक्स है। अब ये बताओ जरा, चुंबक को घुमाने में, चुंबक को घुमाने में क्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। चुंबक को चाहे जैसे घुमाओ, चुंबकीय क्षेत्र क्यों बदलेगा जी, चुंबकीय क्षेत्र से क्या लेना देना, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पे फिक्स होता है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण भी फिक्स है और चुंबकीय क्षेत्र भी फिक्स है। तो ये दोनों क्या होते हैं ना, ये दोनों समाकलन से बाहर हो जाते हैं, ऐसे करके समाकलन के अंदर फंसा रह जाता है बेचारा θ1 से θ2। कौन फंसा रह गया, sin θ d θ, ये फंसा रह गया, sin θ d θ ये फंसा रह गया। ध्यान से देखिए और नोट करिए कॉपी में, ध्यान से देखिए और नोट करिए कॉपी में। अब एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं तो आपको याद रहना चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। समाकलन जो होता है sin θ d θ का, sin θ d θ का, वो होता है बराबर माइनस का cos θ। फिजिक्स में कांस्टेंट नहीं लिखते, मैथ में यहाँ पे +c कांस्टेंट भी लिखा जाता है, लेकिन फिजिक्स में नहीं लिखा जाता। फिजिक्स में कांस्टेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो sin θ d θ का जो समाकलन होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, माइनस का cos θ होता है। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो W बराबर mb sin θ d θ का समाकलन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो θ1 से θ2,
तो इसका समाकलन साइन थीटा डी थीटा का कितना मिलेगा, तो समाकलन इसका मिल जाएगा प्यारे बच्चों W बराबर MB तो रह गया, यहाँ पे साइन थीटा का जो आपने समाकलन किया है ना डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये माइनस के कॉस थीटा के बराबर है, तो ऐसे लिख दोगे माइनस का कॉस थीटा। और कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट हो रही है, सॉल्व कहाँ से कहाँ तक हो रही है, θ1 से θ2 तक। कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट ले रहे हो, सीमा ले रहे हो, θ1 से θ2 तक। ओ क्या है जी, समझ नहीं रहे हो क्या, एक ही चुंबकीय द्विध्रुव में रहने दीजिए, सिर्फ दिशा दिखा दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, नहीं उससे कोई मतलब, देखो किताबों में ऐसे ही बना रहता है जैसे मैंने बनाया बाबू, ठीक है। बाकी आपको एक बनाना है तो आप कॉपी में एक बना लो, ठीक है, आप कॉपी में एक बनाना हो बना लो, ठीक है, बुक वगैरह में ऐसे ही रहता है। बाकी आपको कॉपी में जैसे बनाना है वैसे बना लो। यहाँ पे देखिए मैंने दो चुंबक की स्थिति बना दी, एक ऐसा चुंबक रखा था, फिर इसी को ऐसे घुमा करके ऐसे रख दिया गया, तो पहले ऐसे था तो थीटा कोण बना के था चुंबकीय क्षेत्र पे, फिर इसको मैंने थोड़ा सा कोण डी थीटा और घुमाया, तो थोड़ा सा कोण डी थीटा घुमाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा। थोड़ा सा काम कितना हुआ, बल गुणे में विस्थापन, बल गुणे में विस्थापन, बल कितना लगा, बलागुण MB sin थीटा लगा, इतना ही बलागुण मुझे विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा MB sin थीटा। डी थीटा क्या है, थोड़ा सा विस्थापन है, थोड़ा सा कोणीय विस्थापन है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब मैंने कहा टाउ डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, डी डब्ल्यू बराबर MB sin थीटा डी थीटा, ये सारा कुछ करके यहाँ तक मैं ला चुका हूँ। फिर मैंने कहा कि साइन थीटा का जो समाकलन होगा ना वो माइनस का कॉस थीटा होगा, लेकिन अभी भी लिमिट नहीं सॉल्व हुई है बाबू, लिमिट नहीं सॉल्व हुई है, अभी भी θ1 से θ2 ये तो रखा ही रहेगा, θ1 से θ2 ये तो ऐसे ही रखा रहेगा ऊपर नीचे। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चीजें ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। माइनस का जो साइन है ना, इसको आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, माइनस का साइन को बाहर ही कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस का MB ऐसे करके, अंदर बचेगा कॉस थीटा, और क्या बचेगा θ1 से θ2 ऐसे करके लिमिट। अब देखिए लिमिट सॉल्व करने का तरीका देखिए, बस लिमिट सॉल्व करने का तरीका देखिए। यहाँ पे जो θ2 है ना, थीटा की जगह, जो थीटा की जगह पहले रखिएगा θ2 यानी अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा, और इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा। दो तरीके की सीमाएं हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा। मतलब कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, कहाँ से कहाँ पे था और कहाँ तक इसको घुमा रहे हो। तो जहाँ पे था पहले वो θ1 एंगल निम्न सीमा कहलाता है, और जहाँ पे इसको घुमाए हो वो उच्च सीमा कहलाता है। तो θ1 से θ2 तक घुमा रहे हो यानी निम्न सीमा से उच्च सीमा तक, इसको हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन यहाँ पे जो होता है वो कैसे होता है, ध्यान से देखिए। हम इसे लिखते हैं कॉस, थीटा की जगह पहले रखते हैं θ2 ऐसे करके, फिर माइनस लगाते हैं, और फिर उसके बाद लिखते हैं कॉस, इसी थीटा की जगह फिर रखते हैं θ1 ऐसे करके। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा कॉस, थीटा की जगह पहले रखा θ2, फिर माइनस साइन लगाया, फिर लिखा कॉस, थीटा की जगह रखा θ1, और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद। बातचीत कर रहे थे, नहीं समझ आया, बातचीत कर रहे थे, समझ नहीं आया, नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखोगे तो सभी समझ में आएगा। चलो अब देखो, माइनस साइन को हम क्या करेंगे, देखिए माइनस साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन को हम क्या करेंगे, अंदर अंदर वापस भेज दो, अंदर वापस भेज अंदर जब वापस भेजोगे बाबू, अंदर जब वापस भेजोगे माइनस साइन को, तो ये हो जाएगा MB तो रहेगा ही, माइनस को अंदर भेज दो वापस, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस θ2, और माइनस माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस θ1। इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बना, माइनस का कॉस θ2 बन गया, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 बन गया। इतना आसान है। देखो अब, ठीक है, इसको पहले ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये एरो बनाना नहीं है कॉपी में, बना लिए पता लगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस वाला होता है ना उसको आगे करके लिखते हैं और माइनस वाले को पीछे करके लिखते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखते हैं, प्लस वाले को आगे करके माइनस वाले को पीछे करके। यहाँ पे लिखते हैं MB और लिखेंगे cos θ1 और माइनस का cos θ2 ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया। W बराबर क्या लिखा हमने, W बराबर लिखा MB cos θ1 माइनस का cos θ2। ये आ गया फॉर्मूला, बस आ गया, बस आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए, जल्दी से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए फटाफट। क्या कहा मैंने
बलागुण के विपरीत दिशा में छोटा सा कोण घुमाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, बलागुण के विपरीत दिशा में छोटा सा कोण घुमाया जा रहा है। डी थीटा कोण घुमाया मैंने। डी थीटा कोण घुमाने के लिए मुझे छोटा सा काम करना पड़ा। डी डब्ल्यू कितना हुआ, बलागुण लगा टाउ, और फिर उसके बाद यहाँ पे डी थीटा कोण घुमाया हमने, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, टाउ डी थीटा, टाउ की जगह रखा एम बी साइन थीटा, टाउ की जगह आता है एम बी साइन थीटा, है ना। उसके बाद डी थीटा, फिर मैंने कहा कि इसे थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया। एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक घुमा के देखें तो कितना काम करना पड़ेगा, पता करते हैं। तो हमने कहा कि एक निश्चित कोण से एक निश्चित कोण तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा। मैंने थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया। किस कोण से किस कोण तक घुमाया, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाया। डी डब्ल्यू छोटा सा कार्य था बेचारा, इसको अंदर डाल दिया, और फिर एम बी साइन थीटा, डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक। तो इसके बाद एम और बी, ये जो दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया समाकलन से। ये नियत है, ये फिक्स है, इसका जोड़ नहीं होगा। जोड़ इनका नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आपसे कोई जोड़ने को कहे 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, इन सब में नियत क्या है बताओ, फिक्स क्या है, फिक्स क्या है। तो आपका आंसर होगा सर 3 फिक्स है, तो 3 को हम क्या करेंगे, बाहर नहीं निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे करके बचेगा। तो जो चीज़ फिक्स होती है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, उसको हम बाहर कर देते हैं ना। वही हाल यहाँ पे किया, एम और बी कांस्टेंट थे, इनको मैंने बाहर कर दिया जोड़ से। मैंने कहा जोड़ तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम शांति से जाओ बाहर। तो इनको एम बी को बाहर कर दिया, अंदर बचे बेचारे साइन थीटा डी थीटा। अंदर क्या बचे अंदर क्या बचे, साइन थीटा डी थीटा बचे। और साइन थीटा का समाकलन मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा हमने रख दिया। थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने समाकलन किया, माइनस साइन को भी बाहर कर लिया, माइनस एम बी बन गया, कॉस थीटा 1 थीटा 2 बचा। फिर उसके बाद मैंने कहा ये जो थीटा है ना बेचारा, थीटा की जगह रखिए पहले अपर लिमिट, यानी थीटा की जगह रखिए थीटा 2, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर इसी थीटा की जगह रखिए थीटा 1, ऐसे करके ये बन गया बढ़िया फॉर्मूला। फिर मैंने कहा ये माइनस साइन को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर करके आ रहा है बेचारा, कोई उठा ले गया तो बेचारे को, मैंने कहा कोई उठा ले जाएगा, बाहर पड़ा रहेगा, अंदर फेंको। अंदर फेंका जैसे ही तो ये माइनस कॉस थीटा 2 बन गया, ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 बन गया। फिर मैंने कहा प्लस वाले को थोड़ा आगे कर लो और माइनस वाले को पीछे लिख लो। लिख सकते हैं कि नहीं। अगर कोई अगर कहे आपसे कि -3 + 2 लिखा हुआ है, तो क्या आप इसे 2 - 3 नहीं लिख सकते। एक ही चीज तो हुआ ना, चाहे इसे -3 + 2 लिखो, चाहे 2 - 3 लिखो, हाँ एक ही चीज हुआ। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई साहब इसको हमने cos थीटा 1 को आगे रख लिया और माइनस cos थीटा 2 को पीछे लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक सब साथियों का हो गया, जल्दी बताइए। सारे साथियों का यहाँ तक हो गया। छुट्टी वाले पहले तो बता दे यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ। हो गया सबका, एक बार बताओ जल्दी से। पहले cos थीटा क्या, पहले cos थीटा क्या, एक बच्चा पहले cos थीटा कुछ लिखा था, उसका डाउट नहीं समझ में आया क्या लिखा था। हो गया सबका, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हो गया सबका, चलो फिर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे W बराबर एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 तो आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं। इस प्रकार किसी, लिखते जाइए, इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाकर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को इस प्रकार कॉमा लगा के लिखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाकर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ही उस चुंबकीय द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे द्विध्रुव की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, द्विध्रुव की
द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं। खड़ी पाई, बात खत्म। तो क्या लिखा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाकर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, जो किसी चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ही उस चुंबकीय द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कितनी प्यारी लाइन लिखी है। अब इस प्यारी लाइन का थोड़ा सा मतलब समझाते हैं आपको। जल्दी से पहले लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर इस प्यारी सी लाइन का मतलब भी तो समझाना है। ये छुट्टी वाले कौन है, ये छुट्टी वाला? पहले लिमिट लगता है, पहले लिमिट लगता है, कौन है जी? पहले लिमिट लगता है, पहले लोअर लिमिट लगता है, फिर अपर, फिर लगता है, क्या लगता है? फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट नहीं, पहले देखो, ध्यान सुनो, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। पहले आप अपर लिमिट रखते हो, पहले आप क्या लगते हो? अपर लिमिट रखते हो। अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ में आपको शायद 8वां या 9वां चैप्टर है मैथ में, उसमें आपको समाकलन सिखाया जाएगा। ठीक है, समाकलन प्रॉपर सिखाया जाएगा मैथ में। मैथ में पूरा चैप्टर है 12th में समाकलन नाम से। उसमें समाकलन का जो पार्ट है ना, समाकलन के पार्ट के लास्ट में आपको समाकलन में लिमिट का क्वेश्चन दिखाया जाएगा, दिए जाएंगे। उसके लिमिट के क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना। कुछ बेसिक लिमिट्स होती हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसका आपको समाकलन करना है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक इसकी लिमिट है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा पता है? एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। ये एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो है अगर लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे? इसकी 2 से 3 तक लिमिट लेंगे, 2 से 3 तक। तो पहले यहाँ पे 3 रखेंगे ऊपर, पहले ऊपर रखेंगे x की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा, माइनस फिर x की जगह रखेंगे 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 उठा के, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब बटे में 2, ऐसे करके 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बटे में 3, माइनस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बटे में 3 ही रहेगा नीचे, ये तो 3 ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये फिक्स है, दोनों के नीचे रहेगा, ऐसे करके। तो 3 ऐसे एलसीएम ले लेंगे, 27 माइनस में 8 कितना हो जाएगा जी? 19 हो जाएगा। 19 बटे में 3 ये आ जाता है, इस तरीके से आता है। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन भी हो आपकी एक्सरसाइज में। मैं एक्सरसाइज नंबर भी आपको बता देता हूँ मैथ में, अगर आप मैथ लिए हो तो, ताकि आप घर जाके थोड़ा सा सॉल्व करना समझ में आ जाएगा। मैं आपको मैथ की वो एक्सरसाइज नंबर भी एनसीईआरटी से देख करके तुरंत बता देता हूँ। एक समय हुआ करता था बाबू, मैंने भी मैथ बहुत पढ़ाई थी, आपको क्या पता। समाकलन आ गया ना। हाँ, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो है जाके देखना आपको मिल जाएगा। 7.8 का एक पेज जाकर देखना, 7.8 एक्सरसाइज में देखना आप, चैप्टर नंबर 7.8 एक्सरसाइज में निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। उसमें आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिखा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। यकीन ना हो तो मैं कैमरे में दिखाऊं, ये देखो एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा है सब साथियों को? बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 3 से 2 लिमिट एक्स स्क्वायर डी एक्स, किताब में दिखा रहा हूँ आपको सीधा। अरे बेटा जो छोटा मोटा सब एक्सपीरियंस है। इसका आंसर पूरा सॉल्व हुआ है, ये पूरा सॉल्व हुआ नीचे है, ये देखो, इसका आंसर भी दिखा देता हूँ तुम्हें अगर दिख पाए तो। देखो कितना दिया आंसर, कितना दिया। देख लिए, देख लिए। 19/3 कैसे निकालते हैं समझ में आया ना? समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं समझ में आया? छोटी सी चीज है, थोड़ा समझो बस। 7.8 एक्सरसाइज मैथ्स में खोल के देखना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा? इसका जब समाकलन करेंगे तो पावर जो है, जो पावर जो भी अंदर होती है 2 पावर है, तो पावर में 1 जुड़ जाएगा, मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, और नीचे भी 2 + 1 3 यानी 3 हो जाएगा, ऊपर भी 2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा। जो भी अंदर फंक्शन रहेगा उसका ऊपर भी जुड़ जाएगा 1, नीचे भी जुड़ जाएगा 1।
अब उसके बाद लिमिट 2 से 3 तक लिया तो पहले अपर लिमिट रखेंगे बाबू, पहले अपर लिमिट रखते हैं, ऊपरी सीमा पहले रखते हैं। तो x की जगह पहले ऊपरी सीमा रखोगे यानी 3 का क्यूब रखोगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/3 हो जाएगा। और फिर निचली सीमा x की जगह रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब रखेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 बटे में 3 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे 27 - 8 19 हो जाएगा, बस बात खत्म। ये सब सिलेबस में नहीं अपने, ठीक है, ये सब समाकलन बस कैसे लेते हैं वो समझ जाओ बस, बाकी कोई दिक्कत। ये समझ में आया कि नहीं आया? लिमिट क्या लिमिट क्या लिमिट क्या लिमिट क्या, कौन बोल रहा है लिमिट? समझा दीजिए, लिमिट समझा दीजिए। ओ क्या दिक्कत है जी? छोड़ो अपनी सारी दिक्कतें, बाद में फिर कभी समझ लेंगे, अभी तो फिलहाल इतना समझ लो बाबू कैसे हुआ है चीजें, ठीक है यार। यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे लिमिट में बस थीटा की जगह पहले थीटा 2 रखा, फिर माइनस साइन रखा, इसी थीटा की जगह थीटा 1 रखा। फिजिक्स में बहुत आसान है सिस्टम, कुछ नहीं किया गया बाबू यहाँ पे, कितना आसान सा तो है। साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा रख दिया, थीटा 1 से थीटा 2 तक, फिर कहा ऊपर लिमिट पहले रख दो, माइनस साइन लगाओ, फिर निचवा लिमिट रख दो। यहाँ पे भी तो ऐसे ही किए थे ना, ऊपर वाली लिमिट पहले रखे थे, फिर माइनस साइन लगा के निचवा रखे थे। टाइम बर्बाद कर दिए, पूरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिए। खैर छोड़ो, बातें बातें छोड़ो। बायो की क्लास है क्या जी? बायो की क्लास लगी है क्या? बायो क्लास लगी है क्या? एक बार बताओ पहले यार, मुझे जानकारी नहीं है, बायो क्लास लगी है क्या? आनुवांशिक, अरे बाप रे, बायो की क्लास लगी है 9 बजे। ओ हो, छोड़ना पड़ेगा भाई साहब, संचित हो जाता है, जल्दी देख लो जल्दी देख लो, फिर छोड़ते हैं। चुंबकीय स्थिति जुड़ जा कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एक फॉल्ट जल्दी से फालतू सा एक चार्ट है, इसको देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग यही होता है, जो आपका विद्युत में ये होता है ना 1/ε0, 1/ε0, उसे कहते हैं म्यू नॉट, बस इतना सा है। देखिए वैद्युतिकी में जो 1/ε0 होता है, इसको म्यू नॉट से यहाँ पे शो करते हैं। जो चार्ज होता है ना, जो आवेश होता है, क्यू आवेश, उसको जब हम चुंबक में आते हैं तो चुंबक में पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल एम से शो करते हैं। चुंबकीय सामर्थ्य, इसको क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काले कलर से, ये क्या हो गया? ध्रुव सामर्थ्य हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुव सामर्थ्य हो गया, ध्रुव सामर्थ्य, ये ध्रुव सामर्थ्य हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का वो होता है P वेक्टर बराबर QL, Q इंटू 2L भी कहते हैं ना। यहाँ पे जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है? स्मॉल m वेक्टर बराबर M इंटू 2L। यहाँ M इंटू 2L होता है, यहाँ पे Q इंटू 2L होता है, बस इतना अंतर होता है। देखिए यहाँ पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आवेश Q1 Q2 r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। और यहाँ पर देखिए अगर दो चुंबक हो परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हो, इसका ध्रुव सामर्थ्य M1 हो, इसका ध्रुव सामर्थ्य M2 हो, और दोनों r दूरी पर रखे हो, तो उन चुंबकों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो ये होता है। चुंबकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे अगर देखिए F वेक्टर बराबर Q A वेक्टर, मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश स्थित होता है ना, तो उस पर जो बल लगता है वो इतना लगता है। वैद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश Q स्थित होता है तो उस पर जो बल लगता है उसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चुंबक स्थित होता है, कोई एक चुंबक स्थित होता है ना प्यारे बच्चों, तो उस चुंबक पर भी एक बल लगता है, उस चुंबक का फॉर्मूला ये होता है। उस चुंबक पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित होता है तो उस पर इतना बल लगता है, वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। और चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक स्थित होता है तो उस पर लगने वाला बल का फॉर्मूला एम बी वेक्टर। ये पूरा तुलना है वैद्युत और चुंबक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग कुछ नहीं है, तुलना है बस। चलिए ठीक है, अब रहने देते हैं, इसके बाद बाकी का कल करा देंगे। आप इतना कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है? सारे बच्चे इतना कॉपी में कर लेंगे, चार्ट बना लेंगे, चार्ट बना कर लीजिएगा। बाकी का कल चार्ट आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है? बाकी का कल चार्ट आपको फिर से समझा देंगे। आज के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो कुलदीप सर हमको बताए हुए नहीं किए कि 9 बजे क्लास है। अगर हमको बताए होते तो हम छोड़ ना देते जी, हम ध्यान ना देते, समाकलन उमाकलन कराने लगे बिना मतलब। फास्ट ट्रैक रिवीजन का क्या करेंगे? फास्ट ट्रैक रिवीजन W बराबर कितना आया? MB हो जाएगा। और कितना लगेगा जी? कहाँ से कहाँ तक समाकलन किया है? cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो जाएगा इसका। ये फॉर्मूला आज हम लोग निकाल पाए हैं, कल इसी के आगे थोड़ा सा और कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए
होमवर्क में क्या कर लेंगे भाई, होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में आपको क्या करना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को अच्छे से रिवीजन करना है, याद करना है। चैप्टर 3 एंड 4 अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है। अगली क्लास चुंबकत्व एवं गॉस नियम पर होगी, कोशिश करूंगा कल स्थिति ऊर्जा टॉपिक डाल दूं और अगली क्लास उसे लूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे हंकार बैच के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक छोटा सा पोल करा दीजिए जाते जाते, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक छोटा सा पोल हो जाए और फिर कहाँ चली गई जी, मिलो जल्दी, मिलो जल्दी, मिलो जल्दी, जल्दी जल्दी, कहाँ जा, अरे भाई मिल जा। आज कुलदीप सर हमका डटबे करेंगे लागत। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। आप जल्दी सब बच्चों को बताना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस दबाना, यस दबाना जल्दी से, फिर जाओ घर। हो नेट नहीं चल रहा क्या जी। चलिए कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। नहीं चल रहा अभी पोल।